नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्तियां निकाली गई थी दिसंबर 2024 में, जिसका फॉर्म मार्च 2025 में भराया गया था, वह वैकेंसी कुछ कारणवश आयोग की तरफ से कैंसिल कर दी गई थी। ये जानकारी आपके पास ऑलरेडी थी और लंबे समय से अभ्यर्थियों के द्वारा मांग थी कि इस पद को पुनः निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें तैयारी में अपना समय लगाया हुआ था। कई सारी चीज़ों को छोड़ करके इस तैयारी में आए थे। कोई रेलवे को छोड़ करके यहाँ पे आया था, कोई पीएससी सिविल सर्विसेज को छोड़ करके यहाँ पे आया था। तो काफ़ी लगातार डिमांड आयोग के पास रखी जा रही थी और फाइनली आज 23 जून को आयोग के द्वारा इसको पुनः प्रकाशित किया गया, इसके विज्ञापन को पुनः प्रकाशित किया गया है। अब यह पद खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती 2025 के नाम से जाना जाएगा, ना कि 2024 के नाम से। इसके बारे में क्या क्या प्रमुख बातें हैं हम उनको जानते हैं। चालू करने के पहले आप में से जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अब एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर के संबंध में लगातार अपडेट्स मिलते रहें। चालू करते हैं, हम चंद बातों को समझते हैं। खास करके हम दो बातों को यहाँ पे समझने वाले हैं। एक, नंबर ऑफ पोस्ट के मामले में क्या परिवर्तन है। दूसरा, जिस वजह से फॉर्म कैंसिल हुआ था उस वजह को यहाँ पर समझने वाले हैं कि अब उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। वो वजह थी योग्यता का निर्धारण, है ना, कौन कौन अप्लाई करेगा, कौन कौन अप्लाई नहीं करेगा। अब इस फॉर्म में स्पष्टतः बताया गया है कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। चालू करते हैं हम हमारी आज की चर्चा को। जैसा कि हम सामने देख पा रहे होंगे, ये जो नोटिफिकेशन है आज जारी हुआ है 23 जून 2025 को, जिसका विज्ञापन क्रमांक है 4/2025। ये जो हमारा नोटिफिकेशन है, इसका फॉर्म कब भराएगा, तो 11 जुलाई 2025 से इसकी फॉर्म भरने की लिंक ओपन होगी, जो कि फॉर्म भराए जाएंगे 10 अगस्त 2025 दोपहर 12 बजे तक। दैट मीन्स कि एग्जैक्टली एक महीने का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म हमेशा की तरह आयोग की जो आधिकारिक वेबसाइट है mpsc.mp.gov.in अथवा mpionline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है। ठीक है, इसमें आयु क्या रहने वाली है, आदि चीज़ें क्या रहने वाली हैं, हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जो भी आयु की गणना की जाएगी, वो गणना 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रख करके की जाएगी, है ना। वो कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको ऑलरेडी पता हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता को लेकर के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके पहले रो में क्या लिखा हुआ है। पहला रो बाँचते हैं हम कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी, ठीक है, शब्दों को ध्यान में रखना। सबसे पहले क्या आता है, खाद्य प्रौद्योगिकी, फूड टेक्नोलॉजी। दूसरा डेयरी टेक्नोलॉजी। तीसरा आता है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। चौथा आता है ऑयल टेक्नोलॉजी, या फिर इसी में आ जाता है एग्रीकल्चर साइंस, या फिर क्या आ जाता है वेटनरी मेडिकल साइंस, या फिर इसी में क्या आ जाता है हमारा बायोकेमिकल साइंस, या फिर क्या आ जाता है हमारा माइक्रो साइंस, है ना। इसी में क्या आ जाता है हमारा केमिकल साइंस, या फिर मेडिसिन में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि या केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित कोई अन्य या समतुल्य मान्यता प्राप्त अर्हता। तो स्पष्टतः बताया गया है कौन कौन सी डिग्री के प्रकार के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आगे चल करके निचले कॉलम उसमें चरण में इन्हीं डिग्रियों के नाम भी बताए गए हैं, कौन कौन सी डिग्रियां। ठीक है, तो फूड टेक्नोलॉजी से यदि आप हैं तो अप्लाई करिए, डेयरी टेक्नोलॉजी से हैं तो अप्लाई करिए, बायोटेक्नोलॉजी से हैं, ऑयल टेक्नोलॉजी से हैं, कृषि विज्ञान में आपने कुछ पढ़ा है, पशु चिकित्सा विज्ञान में आपने कुछ पढ़ा है, जैव रसायन विज्ञान में आपने कुछ पढ़ा है, सूक्ष्म जीव विज्ञान में आपने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइंस में आपने पढ़ा है, रसायन विज्ञान, मेडिसिन में यदि आपका ग्रेजुएशन है अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन है अथवा डॉक्टरेट उपाधि है अथवा ऐसी और कोई भी उपाधि जो भारत सरकार के समतुल्य होती है, भारत सरकार समतुल्य मानती है इन उपाधियों के, उसके तहत यदि आप पात्र हैं तो आप इसके लिए पात्र माने जाएंगे। केंद्र सरकार के अगली लाइन में लिखा हुआ है, केंद्र सरकार के अनुमोदन से पूर्वानुमोदन से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन
निर्मित नियमों का पालन करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए मान्य पाठ्यक्रमों की जानकारी की। अब वापस से आता है कि उनने जो पहली लाइन में बताया था एक जनरलाइजेशन ऑफ कैटेगरी बताया था। भाई फूड टेक्नोलॉजी में कई प्रकार की डिग्रियां होती हैं, डेयरी में कई प्रकार की होती हैं, ऑयल में कई प्रकार की होती हैं, तो एक सामान्यीकरण किया गया था। अब उस सामान्यीकरण को स्पेसिफिक बताया गया है 2006 के अधिनियम के आधार पर। वो कौन से डिग्रियां हैं, जैसे यदि आप फूड टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं तो आप क्या क्या हो सकते हैं, आप फूड इंजीनियर हो सकते हैं, है ना, या फिर फूड इंजीनियर टेक्निकल डिग्री हो सकती है। ये जितनी डिग्रियां लिखी हुई यहाँ पर, ये सब का सब डिग्री किससे संबंधित है, फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित डिग्रियां हैं, ठीक है। खाद्य इंजीनियरिंग तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक आदि 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 है। खाद्य संरक्षण या सॉरी खाद्य तकनीक के क्षेत्र में इन 11 डिग्रियों के अलावा और कोई डिग्री होती ही नहीं है। ऐसे ही कृषि विज्ञान के क्षेत्र से यदि हैं आप, तो यहाँ पर 8 डिग्रियां दी गई हैं। एक प्योरली एग्रीकल्चर से हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं, बायो टेक्नोलॉजी से हैं, है ना, डेयरी टेक्नोलॉजी से हैं, या फिर फिशरीज साइंस से हैं आप, या फिर फूड टेक्नोलॉजी से हैं, या फिर पोषण आहार जो न्यूट्रिशन की डिग्री होती है ना, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर से हैं यदि आप, तो वहाँ से। तो ये 8 डिग्रियां यहाँ पे आपको बताई गई हैं। इन 8 डिग्रियों के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक नई चीज जोड़ी गई है, जो पिछले नोटिफिकेशन में नहीं जोड़ी गई थी, वो क्या है, वह है कि मेडिसिन सेक्टर के कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मेडिसिन सेक्टर में सबसे पहले एमबीबीएस अप्लाई कर सकता है। एक एक कौन अप्लाई कर सकता है, डेंटल सेक्टर वाला डॉक्टर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कौन, होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी हो गया, यूनानी मेडिसिन सर्जरी हो गया, सिद्धा मेडिसिन सर्जरी हो गया, आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी हो गया, शोवा रिक्पा हो गया, इसको आप क्या कह लीजिए, आयुष, पूरा का पूरा आयुष सेक्टर अप्लाई कर सकता है इसके लिए। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब प्रश्न आ रहा होगा क्या बीएससी वाला अप्लाई कर पाएगा, है ना, बीएससी पीसीएम, बीएससी पीसीबी क्या करेगा, जूलॉजी क्या करेगा, बॉटनी क्या करेगा, भाई ये अप्लाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उनके लिए बहुत अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी गई है, स्नातक अर्हता में रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में सम्मिलित होने पर अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। यदि बीएससी में आपके केमिस्ट्री रहा है तो आप इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। यदि फार्मेसी में आपके रसायन शास्त्र रहा है तो आप इस परीक्षा के लिए पात्र हैं, स्पष्ट इस बात को लिखा गया है, ठीक है। तो अब किसी प्रकार की कोई गफलत, कोई डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आपको सिंपली फॉर्म भरना है जब से फॉर्म चालू होगा, और उस परीक्षा के लिए तैयारी करने की आवश्यकता आपको है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जितनी रूल्स और नियम से, यदि आप आयोग में पहले परीक्षाओं में अपीयर हुए हैं, और लिटरली आप अपीयर हुए ही होंगे, तो पूरी जानकारी आपके पास ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। अब आता है कितनी पोस्ट हैं। देखो पिछली बार 120 पोस्ट थी, अभी पोस्टों को घटा दिया गया है, पोस्ट अब मात्र 67 हैं। इन 67 पोस्ट में से सामान्य वर्ग के लिए, यूआर के लिए 14 पोस्ट है। ये यूआर नहीं होता, ये ओपन ही होता है, इसमें हर कैटेगरी के लोग फाइट कर सकते हैं, तो ये कोई आरक्षित सीट नहीं है जनरल के लिए, ये ओपन सीट है, ठीक है। इसके अलावा एससी कैटेगरी की 8 सीट है, एसटी कैटेगरी की 17 सीट है, ओबीसी कैटेगरी की 23 सीट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 सीट है, टोटल सीट हो जाती है 67, ठीक है। अब इन सब में जितना ये 14, 8, 17, 23, 5 और 67 रखा गया है, इन सब में महिलाओं का आरक्षण रहेगा। मतलब 14 में से 5 महिलाओं की हैं, 8 में से 3 महिलाओं की हैं, 17 में से 6 महिलाओं की हैं, 23 में से 8 महिलाओं की हैं, और 5 में से 2 महिलाओं की सीटें आरक्षित हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे ही 14 में से एक आपका भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, 8 में से एक एससी के लिए, 17 में से एक 17 में से 2 भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 23 में से 2 भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। तो भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षित सीटें कितनी हो जाती हैं, 2 2 4 6 सीटें हो जाती हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें आपकी 8 2 10 और 19 1 20 24 सीटें महिलाओं के लिए आपकी यहाँ पे क्या हैं, आरक्षित हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ सीटें यहाँ पे किन के लिए आरक्षित है, दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है, जिसमें से 4 कैटेगरी एलडी कैटेगरी, 4 सीटें एलडी कैटेगरी में, और 8 सीटें किस में हैं, एचएच कैटेगरी के तहत आरक्षित की गई हैं, ठीक है। तो ये टोटल आरक्षण है। इसमें से आप जो 87-13 का खेल अभी चल रहा है कचरा, है ना, उस 87-13 के कचरा के हिसाब से भी जाएंगे तो 13% सीटों का मतलब होता है टोटल आपकी यहाँ पे 3 3 6 सीटें मेरे ख्याल से आपकी आरक्षित हो रही है ना। हम्म हम्म
टोटल 6 सीटें आपकी मेरे ख्याल से आरक्षित हैं, 6 सीटें ये किस में चली जाएंगी आपकी उसमें चली जाएंगी 13% के प्रावधिक भाग में क्या है चली जाएंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ और बातें, उपरोक्त पदों में से अनुसूचित जाति के 7 पद एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद क्या हैं, बैकलॉग के हैं। अब यहाँ पे एक समस्या हो सकती है, जनरल वालों को लग सकता है कि भाई आरक्षण का खेल यहाँ पे गड़बड़ किया गया है, सीटों का वितरण समान रूप से नहीं किया गया है। तो आयोग की तरफ से यहाँ पे कहा गया है, और ये पिछली बार नहीं कहा गया था, अभी कहा गया है कि अनुसूचित जाति के जो 7 पद हैं, मतलब 17 में से 7 पद किस चीज़ के हैं, बैकलॉग के हैं। और ओबीसी जो 23 है, उस 23 में से 10 पद कैसे हैं, बैकलॉग के हैं। मतलब कायदे से कहा जाए तो जो टोटल पोस्ट हैं, है ना, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आप 17 पोस्ट इसमें से हटा दीजिए तो टोटल पोस्ट दरअसल है कितनी, 50 ही हैं, है ना। जो इस नोटिफिकेशन में पोस्ट आई हैं मात्र 50 ही आई हैं। इस नोटिफिकेशन में जो पोस्ट आई हैं मात्र 50 आई हैं, क्योंकि उसमें 17 पोस्ट तो पुराने नोटिफिकेशन की आई हैं बैकलॉग के तौर पे, जिसमें से 10 बैकलॉग ओबीसी का है और 7 का बैकलॉग अनुसूचित जनजाति का है। लेकिन मेरे को अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ओबीसी का बैकलॉग हो कैसे गया, पिछले एग्जाम में ओबीसी कैंडिडेट आपको मिले कैसे नहीं। मतलब एसटी की सीट बैकलॉग में चाहती है, कभी कभी समझ में आता है, एससी की भी जाती है वो भी समझ में आता है, ओबीसी का लिटरली समझ में नहीं आ रहा है। बट ये खेल है कुछ, अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। ठीक है, ये जो पद है यह सेकेंड क्लास एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, एक स्थायी तौर पे भर्ती की जा रही है। 36,200 से लेकर के 1,14,800 तक का आपका वेतनमान हो सकता है, जिसमें राज्य सरकार समय समय पर आपको टाडा देती रहेगी, है ना, टीएडीए देती रहेगी, जो भी आवश्यकता रहेगी। तो ये उसके तहत बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है। ये पूरा का पूरा क्या है, नोटिफिकेशन है, जिसमें हमको मूल बातें 2 ही देखनी थी, है ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम एक बार और इसको समराइज कर लेते हैं कि फॉर्म कब से ओपन होगा। आज विज्ञापन कब आया, 23 जून को। फॉर्म कब से ओपन होगा, 11 जुलाई से। भराएगा कब तक, 10 सितंबर तक। ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार की प्रारंभ तिथि कब से रहेगी, 16 जुलाई से। और कब तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं, 12 जुलाई तक कर सकते हैं। परीक्षा कब होगी, भगवान मालिक है। ठीक है, इंटरव्यू कब होगा, भगवान मालिक है। रिजल्ट कब आएगा, भगवान मालिक है, ये अभी किसी को नहीं पता है। एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब होगी, परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, परीक्षा का आपका आंसर की कब आएगा, फिर फाइनली साक्षात्कार कब होगा, इस सब के बारे में आयोग को अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, तो हमको भी जानकारी नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये इतनी ही बातें मेरे ख्याल से इस उसमें नोटिफिकेशन में अभी हमारे काम की थी, है ना। कुछ बातें और हैं जो सिलेबस के पर्सपेक्टिव में हैं, उनको बात हम अगले उसमें लेक्चर में चर्चा करेंगे, सिलेबस में क्या परिवर्तन किया गया है, क्या परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए इस क्लास को यहाँ पे बंद करते हैं, चर्चा को बंद करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।